गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 जो कि इंट्रोडक्शन है उसे फिनिश कर लिया है। उसके सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आप एक बार जो नोट्स अवेलेबल है कॉलेज वेबसाइट पर उसे पढ़ लें एंड देन आप वीडियो को देखेंगे, आपको सारे टॉपिक्स जो है वो समझ आ जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू। इससे आज जो है हम लोग यूनिट 1 में ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसे आज डिस्कस करके फुल एंड फाइनल हम लोग आज अपने वीडियो को फिनिश करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द पीपीसी, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उससे पहले एक टॉपिक है, एक पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। एक सवाल आया हुआ है, दैट इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो चलो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव का क्या मतलब है, फिर आगे हम लोग चलेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीपीसी। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है, या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम जिन बातों को पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि व्हाट इज, कहने का मतलब हुआ कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात कर रहे होते हैं कि क्या है। क्या है मतलब इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, इकोनॉमी की करंट सिचुएशन क्या है, उस चीज के बारे में हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। और अगर आप जानोगे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि व्हाट ऑट टू बी। इसको समझोगे, व्हाट ऑट टू बी का मतलब हो गया कि क्या होना चाहिए। दोनों टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में बेसिक यही डिफरेंस है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है कि क्या है, मतलब करंट सिचुएशन क्या है, और अगर आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो तो वो एक्सप्लेन करता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मीनिंग जो है वो सबसे पहला यही है, दोनों का यही डिफरेंस भी है कि पॉजिटिव इज रिलेटेड टू व्हाट इज एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी। ओके, सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर ही है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेटेड होता है विद द करंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो वर्तमान स्थिति है, जो करंट सिचुएशन है, उससे संबंधित बातों की स्टडी हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेटेड है विद द करंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी कि क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, करंट सिचुएशन में पॉपुलेशन का क्या ग्रोथ है या टोटल पॉपुलेशन कितनी है। करंट सिचुएशन में आप बात कर सकते हो कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सेल कितना हो रहा है, इकोनॉमी में रेट ऑफ टैक्सेस क्या है। तो जब भी आप बात कर रहे हो कि क्या है करंट सिचुएशन में, क्या चीजें हैं, किस तरह की चीजें हैं, मतलब आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो जैसा कि मीनिंग में हमने देखा, ये बात करता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो ये जो है ये रिलेटेड होता है विद द आइडियल सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी से, मतलब इकोनॉमी का जो आइडियल सिचुएशन है ना, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो एक्सप्लेन करता है। भाई देखो, एक तो प्रॉब्लम हुआ कि क्या है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम बट बेसिकली दिस इज अ सिचुएशन कि भाई क्या करंट सिचुएशन है, और नॉर्मेटिव बोल रहा है कि क्या होना चाहिए। तो उसके अंदर जो है हम बेसिकली आइडियल चीजों को ही डिस्कस करते हैं कि मतलब इकोनॉमी में, जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव में अगर आप बात कर रहे हो कि प्रोडक्शन जो है वो कम है, या प्रोडक्शन जो किसी भी चीज का हो रहा है वो नॉर्मल सिचुएशन में हो रहा है। अगर आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको इन बातों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज्ड, आइडियल सिचुएशन कि एक आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल से इसको समझोगे तो देखो, एग्जाम्पल में ले सकते हैं, अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है तो एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि करंट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज 138 करोड़, अबाउट टू 138 करोड़ ऑफ इंडिया। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो इतने
करोड़ आबादी जो है वो है। मान लें कि ये एग्जाम्पल है जो हम बात कर रहे हैं कि करंट सिचुएशन में पॉपुलेशन इंडिया का इतना है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करो तो हो सकता है कि इंडिया में जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। दिस इज ऑल्सो करंट सिचुएशन जो कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा और ज्यादा रेलेवेंट एग्जाम्पल को हम देखना चाहें तो आप ले सकते हो कि करंट सिचुएशन में जो कोरोना केसेस हैं इन द इंडियन इकोनॉमी दैट इज इंक्रीज्ड अप टू 27,977। मतलब कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, वो इंडिया में 27,977 है। अगर आप इस तरह की कोई स्टडी कर रहे हैं मतलब आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। नाउ मूव ऑन टू द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में है कि क्या होना चाहिए, ये बात करता है आइडियल सिचुएशंस की। इसको भी अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल से इसको देखोगे कि इसमें मान लें कि हम लोगों ने पॉजिटिव में देखा कि क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो नॉर्मेटिव में होना चाहिए कि नॉर्मेटिव के अंदर आप बात कर सकते हो कि गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स और एक्शंस टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी। मतलब अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो होना क्या चाहिए कि पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बी कंट्रोल। तो ये जो है कि क्या होना चाहिए दैट इज इंक्लूडेड अंडर द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इंक्लूडेड अंडर द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सिमिलरली अगर हम बात करें कि गरीबी डे बाय डे बढ़ रही है तो होना क्या चाहिए कि गरीबी को कम करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ एक्शंस लेने चाहिए। सिमिलरली हमने यहाँ बात करी कि कोरोना केसेस इंडिया में 27,977 हैं। तो होना क्या चाहिए कि गवर्नमेंट शुड प्रमोट रिसर्च और द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू रिड्यूस द कोविड-19 केसेस इन द इंडियन इकोनॉमी। साथ ही साथ होना ये चाहिए कि भाई कोविड-19 से रिलेटेड जो वैक्सीन्स हैं उनके रिसर्च पर भी गवर्नमेंट को और ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को जल्दी से प्रमोट करके इस प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए। तो जो होना चाहिए दैट इज अंडर द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और जो है दैट इज अंडर द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सो बेसिक डिफरेंस बस यही है। आप बस एक टर्म याद रखोगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट इज, क्या है भाई, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हमारा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यही है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। एंड अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, और वो यहाँ पे डिस्कस इसलिए भी कर रही हूं मैं ताकि कुछ एक कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है, क्यों हो जाता है और उसे हम कैसे दूर रखते हुए समझेंगे। अभी हम लोग वो देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड हमसे अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वो है कि व्हाई डज पीवीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। आप ग्राफ याद करो, हम लोगों ने लास्ट डे बनाया हुआ था, लास्ट वीडियो में पीवीसी का कर्व का शेप कुछ ऐसा होता है ना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया। तो सवाल यही पूछा जाता है अक्सर कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनता है हमेशा। ठीक है, तो चलो देखें कि इसका जो जवाब है वो हम कैसे दे सकते हैं। तो इसका जवाब पहले लिख दिया है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब पीवीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ये लेफ्ट से राइट जो है, ये लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बात करेंगे क्यों, तो इट इज बिकॉज क्योंकि सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह का होता है, फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज। याद करो हम लोगों ने पीवीसी कर्व को ड्रॉ करते वक्त कुछ बातों को अज्यूम किया हुआ था, एंड एजम्पशन ये थे कि जो रिसोर्सेज होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है वो गिवन होती है, और गिवन रिसोर्स का हम पूरा और काफी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं, और वो करके हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब होता क्या है कि जब आप फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हो ऑफ गिवन रिसोर्सेज,
प्रोडक्शन है ऑफ बोथ गुड्स और द कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। बोलने का मतलब हुआ कि क्योंकि आपके रिसोर्सेज जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है, रिसोर्स जो है वो गिवन है और साथ ही साथ जो है आप उसका फुल्लर यूटिलाइजेशन कर रहे हो और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हो। अब इस सिचुएशन में सारे के सारे रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब अगर हम दोनों गुड्स की बात कर रहे हैं कि हम दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को अगर आप एक साथ चाहोगे कि हम गुड एक्स के भी प्रोडक्शन को बढ़ा दें और गुड वाई के भी प्रोडक्शन को बढ़ा दें, तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज भाई गिवन है। गिवन बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड है। अब लिमिटेड रिसोर्स से एकदम चाहोगे कि अनलिमिटेड गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दे ऑफ बोथ द गुड्स, तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। अब उस सिचुएशन में होता क्या है, जरा देखोगे कि क्योंकि फुल्लर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन आप कर रहे हैं वो गिवन रिसोर्सेज का, जिसके कारण बोथ गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो आप बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए होता क्या है कि अगर आपको ज्यादा बनाना है गुड एक्स, तो उसके लिए आपको कम अमाउंट करना पड़ेगा गुड वाई का। सिंपल समझोगे एक बार और मैं ये जवाब को जो है रिपीट कर देती हूँ, फिर इसको मैं समझा दूंगी। बोलते हैं कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? तो पीपीसी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो दिए हुए हैं, हम उनका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और एफिशिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो करते हुए हम दोनों के दोनों गुड्स का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना चाहें तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल। अब इस सिचुएशन में करना क्या पड़ता है कि अगर हमें किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें किसी दूसरे गुड के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। तो एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ता है, और ये रीजन है कि हमारा पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। जरा देख लो ग्राफ में, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर आप बात कर रहे हो मान लो पॉइंट ए की सपोज, तो यहाँ पे पॉइंट ए में आप गुड वाई का प्रोडक्शन जो है वो इतना कर, सपोज यहां से लेकर के चले तो 10, ठीक है, मान कि 10 यूनिट्स हम गुड वाई को प्रोड्यूस कर रहे हैं और 2 यूनिट्स जो है वो हम यहां से यहां तक गुड एक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर चेंज इन वाई एंड दिस इज चेंज इन एक्स। तो गुड एक्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 2 यूनिट और गुड वाई का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 10 यूनिट। अब अगर आपको गुड एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो गुड एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको गुड वाई के प्रोडक्शन को घटाना ही पड़ेगा। सपोज आप यहां आना चाह रहे हैं एंड दिस इज पॉइंट बी, जहां पर आपको गुड एक्स का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना है। सपोज आप बढ़ा करके इसको करना चाह रहे हो 2 से 6, तो उसके लिए आपको गुड वाई के प्रोडक्शन को 10 से रिड्यूस करना पड़ेगा। और सपोज यहां पर हम उसे घटा करके 10 से कर रहे हैं 7। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जरा देखो कि x का प्रोडक्शन तो हमारा 2 से बढ़कर के 6 हो गया, लेकिन गुड y का जो प्रोडक्शन है वो हमारा 10 से घट करके 7 हो गया। तो ये एक रैंडम एग्जांपल है, ये 10, 2, 7, 6 ये समझ लो, बस इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि डाउनवर्ड स्लोपिंग पीपीसी कर्व इसीलिए बनता है क्योंकि जब आप एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना चाहेंगे तो आपको दूसरे कमोडिटी के प्रोडक्शन को कम करना ही पड़ेगा। और अगर इसका सवाल है कि ऐसा क्यों करना पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो दिए हुए हैं, मतलब वो सीमित हैं, लिमिटेड हैं, और आप उनका फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं इसीलिए। तो ये एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि पीपीसी डाउनवर्ड क्यों। तो याद रखना बच्चों कि पीपीसी डाउनवर्ड होता है बिल्कुल, और होने के पीछे का रीजन है कि गुड एक्स यानी कि एक वस्तु के उत्पादन को अगर बढ़ाना है तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को हमें कम करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज आर गिवन एंड लिमिटेड। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे हमारे दूसरे सवाल। जो अगला सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है वो है व्हाई डज पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन। इससे पहले हम लोग ने सवाल देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन जो है वो क्यों होता है? तो इसके जवाब को चलो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। पीपीसी का कर्व ओरिजिन के तरफ कॉन्केव क्यों होता है? तो इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। ये रीजन है कि आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन बनता है ड्यू टू द राइजिंग एमआरटी या फिर एमओसी। अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चलो जरा यहाँ पर हम एक बार और रिवाइंड कर लेंगे क्या था। तो एमआरटी या एमओसी की हम बात कर रहे हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसका मतलब था कि आपको अगर हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको मोर एंड मोर गुड वाई जो है उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यही बताता है कि अगर आप दो वस्तु बना रहे हो, गुड एक्स एंड गुड वाई, तो आपको अगर गुड एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उसके यूनिट को अगर आपको इंक्रीज करना है, तो वो बताता है कि आपको गुड वाई का जो प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ेगा। सो गुड वाई में यूज होने वाले जो रिसोर्सेज हैं आपको उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इनटू द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यही बताता है कि आप गुड एक्स को अगर बढ़ाना चाह रहे हो तो गुड वाई के प्रोडक्शन को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर है कि हमें एमआरटी तो पता है, लेकिन है कि पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन इसीलिए होता है क्योंकि ये जो रेट है ना, वो रेट जिस रेट पर गुड एक्स जो है वो गुड वाई में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या आप उसको यूं कह सकते हो कि द रेट एट विच, जिस रेट पर गुड एक्स में यूज होने वाले रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं गुड वाई में, वो रेट लगातार बढ़ता चला जाता है और उसके बढ़ने के कारण आपका जो पीपीसी का शेप बनता है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन बनता है। चलो हम लोग जरा समझेंगे कि राइजिंग एमआरटी या राइजिंग एमओसी जो है वो किस तरह से होता है या क्या मतलब है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज करना चाहिए, कब इंक्रीज करेगा, क्यों इंक्रीज करेगा। इन बातों को हम यहाँ पर एक टेबल और डायग्राम से चलो समझते हैं। यहाँ पर देखो एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें हमने वही एग्जाम्पल दिया है, अगर आप याद करो तो जिस एग्जाम्पल से हम लोगों ने पीपीसी कर्व ड्रॉ किया ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ हमारे पास वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं, यहाँ पर हम दो वस्तु बना रहे हैं, सपोज वीट बना रहे हैं और क्लॉथ बना रहे हैं। हमारे पास दो ही गुड्स ऑप्शन में है जिनका प्रोडक्शन हम लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से कर सकते हैं। अब देखोगे वीट का प्रोडक्शन अगर आप पूरे के पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अगर करते हो ना, तो आप 100 kgs ऑफ वीट बना सकते हो विद द गिवन रिसोर्सेज, जहां पर क्लॉथ का प्रोडक्शन 0 होगा। फिर अगर आपको क्लॉथ का प्रोडक्शन भी करना है तो उस केस में क्या हो रहा है ना कि आपको वीट का प्रोडक्शन जो है वो कम करना पड़ेगा ताकि आप क्लॉथ के प्रोडक्शन को बढ़ा सके, कर सके। तो यहाँ पर देखोगे ध्यान से 100 kgs आप वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे जब आप क्लॉथ के प्रोडक्शन को 0 मतलब कुछ नहीं बना रहे थे। फिर क्या हुआ कि आपको आपके क्लॉथ का प्रोडक्शन भी थोड़ा करना है, आपको थोड़ा, आपने सोचा कि मुझे थोड़ा क्लॉथ का भी प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आपको लिमिटेड रिसोर्स जो आपने लगा रखे हैं आपके पास है, आपको वीट में लगे हुए रिसोर्सेज को थोड़ा कम करना पड़ेगा। और जब आपने ऐसा किया तो वीट के प्रोडक्शन को यहाँ आपने 10 के रेट से कम किया ताकि आप क्लॉथ के प्रोडक्शन को 25 के रेट से बढ़ा सको। अब चलो यहाँ पर हम एमआरटी निकालें तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो निकलता है चेंज इन वाई को जब आप डिवाइड करते हो चेंज इन एक्स से, तो आपका निकल जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज आप इसको y मानो और इसको x मान लो, ठीक है। तो चेंज इन y यहाँ पर कितना हो गया? अच्छा, स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, 100 है 0 है तो वहां कुछ नहीं। सेकेंड कॉम्बिनेशन बी में अगर हम एमआरटी निकाल रहे हैं तो एमआरटी जो है वो आपका होगा 10 डिवाइडेड बाय 25। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू जो है वो आएगा 0.4। अब अगर आप देखो तो आपने सोचा
आपने वीट का जो प्रोडक्शन है वो 90 से 70 रिड्यूस किया, जहां पर चेंज आपने 20 का किया, और आपका जो क्लॉथ का प्रोडक्शन है वो 25 से 50 इंक्रीज हो गया है। अगेन यहाँ पर आपने क्लॉथ में 25 का चेंज किया, मतलब क्लॉथ को 25 बढ़ाने के लिए आपने वीट को 20 से घटाया है। यहां पर अगर आप एमआरटी निकालोगे तो एमआरटी हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 25, जिसका वैल्यू आएगा 0.8। ठीक है, फिर से आपको क्लॉथ का प्रोडक्शन आपने सोचा कि चलो थोड़ा और बढ़ाते हैं, उसके लिए आपको मोर ऑफ मोर, मतलब वीट के प्रोडक्शन को अब आपको ज्यादा कम करना पड़ेगा। ज्यादा मतलब हो गया कि यहाँ पे आपने वीट के प्रोडक्शन को 70 से 40 रिड्यूस किया है, चेंज किया आपने 30 का, और यहाँ पर आपको क्लॉथ का प्रोडक्शन जो है वो आपने फिर बढ़ा लिया है 25, जो कि हुआ 50 से 75। यहाँ पर अगर आप एमआरटी निकाल रहे हो तो वो निकलेगा 30 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 1.2। ठीक है, फिर आपको क्लॉथ और बढ़ाना है, आपको वीट और घटाना पड़ेगा। वीट आपने घटाया 30 से, फिर से 40 से 10 आपने घटा दिया है वीट को, तो आपने 30 से वीट को कम किया, और आपने यहाँ पर क्लॉथ को बढ़ाया है 75 से 85, तो जो चेंज आ रहा है वो चेंज है 10 का, और जब आप यहाँ पर निकालोगे एमआरटी तो वो रहेगा 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 3। ठीक, एक बार फिर आप इसको चेंज करो तो आप वीट का प्रोडक्शन अब बिल्कुल नहीं कर रहे हो, और सारे के सारे यूनिट, सारे के सारे रिसोर्सेज को आपने क्लॉथ के प्रोडक्शन में लगाया, तो यहाँ पर आपने वीट का प्रोडक्शन 10 से घटा के कर दिया 0। अगर हम चेंज की बात कर रहे हैं तो वो है 10 का, और आपने यहाँ पे क्लॉथ का टोटल प्रोडक्शन बढ़ा दिया है 287। चेंज की अगर आप बात करो कि कितने से क्लॉथ बढ़ाया, तो 2 यूनिट से बढ़ाया, और यहाँ पर आपका आ जाएगा एमआरटी 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5। अब जरा देखो यहाँ पर आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के वैल्यू की तरफ जरा ध्यान देना। आपने देखा कि आप एक वस्तु के उत्पादन को घटा रहे हो क्योंकि आपको दूसरे वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना है। तो जब आप गुड एक्स के मोर ऑफ मोर क्वांटिटी को बनाना चाह रहे हो, एडिशनल यूनिट को बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको वीट के प्रोडक्शन को घटाना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, और जो चेंज आ रहा है हमने उस चेंज की मदद से मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है, और आपको उसका वैल्यू दिख रहा होगा कि पहले ये था 0.4, उसके बाद वैल्यू बढ़ के हो गया 0.8, फिर वैल्यू बढ़ के हो गया 1.2, देन ये बढ़ के हो गया 3, और फिर ये बढ़ के हो गया 5। तो अगर आप एमआरटी देख रहे हो तो क्या ये आपको लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एमआरटी जो है वो हमारा क्योंकि लगातार बढ़ता चला जाता है, वो रीजन है कि हमारा जो पीपीसी का कर्व है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन बनता है। एमआरटी हमने निकाला था चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो y में चेंज हो रहा है, ये y का चेंज है, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। पहले सपोज वो इतना था, ठीक है, कॉम्बिनेशन मान ले यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, सपोज ये जो चेंज बता रहा है 0.4 को बता रहा है। ठीक है, अब आप दोबारा से देख रहे हो, सपोज ये कॉम्बिनेशन हम मान लेते हैं b। ठीक है, अब आपको अगले कॉम्बिनेशन पे जाना है c में, तो देखो आपका y का जो चेंज है वो ज्यादा हो रहा है और x का चेंज 25 हो रहा है। अगेन दिस इज डेल्टा y एंड डेल्टा x। ये जो पोर्शन है ये इंडिकेट कर रहा है 0.8 को। आपको और ज्यादा क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ाना है, आप पहुंच गए कॉम्बिनेशन D पर। यहाँ पर आपका चेंज इन y ज्यादा है और चेंज इन x अगेन 25 ही है, तो चेंज इन x, चेंज इन y, ये जो पोर्शन है ये इंडिकेट कर रहा है 1.2 को। आप और बढ़ाना चाह रहे हो, अब और आगे चले गए E पर, यहाँ पर चेंज इन y ज्यादा, चेंज इन x जो है वो कम हो रहा है, मतलब 10 हो रहा है, और ये जो एरिया है ये 3 के चेंज को दिखा रहा है। इसी तरह से अगर आप देख रहे हो तो आपका एमआरटी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। तो इस सवाल का कुछ ऐसा जवाब है और ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे। आप इसको सिंपली 2 लाइन में याद रखना कि
होता है क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ कॉन्केव टू द ओरिजिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसलिए होता है क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल तो हो गया खत्म और इसका जवाब भी हो गया खत्म। यहीं पर ना एक चीज और दिमाग में आती है, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है कि ठीक है, पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि एमआरटी लगातार बढ़ता है इसलिए पीपीसी जो है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। अब सपोज करो कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़े ही ना, कांस्टेंट रहे, तो अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट रहेगा तो पीपीसी का शेप कैसा बनेगा वो जरा देख लो। ठीक है, सपोज ये आपका यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, गुड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे गुड x है, यहाँ पे गुड y है। अब अगर कह रही हूं कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, हर बार एक ही वैल्यू देगा, यानी कि जो चेंज इन y है वो चेंज इन x के बराबर होगा हर बार, तो कुछ इस तरह का चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सपोज यहां से यहां का चेंज हो गया पॉइंट ए पर 1 का, ये एरिया भी चेंज बता रहा है 1 को, ये भी 1 को, ये भी 1, ये भी 1। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT, when MRT remains constant, then PPC का जो कर्व है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो बनेगा लेकिन वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ना ही कॉन्केव और ना ही कोई और शेप, इट वुड बी द स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द ओरिजिन। एक और है केस बता दूं कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज करता है, अगर ये लगातार घटेगा तब पीपीसी का शेप कैसा बनेगा। तो अगर ऐसा होगा, यहाँ पे गुड y है, यहाँ पे गुड x है, तो पता है पीपीसी का शेप जो है ना वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा। मतलब जो चेंज हो रहा है y में वो हर बार घटता जा रहा है चेंज इन x से, तो शेप आपका कुछ ऐसा बनने लगेगा। और यहां पर आप देखोगे तो आपका मान लो यहाँ पे चेंज हो रहा है 5, यहाँ पे चेंज हो रहा है 3, यहाँ पे चेंज हो रहा है 2 और यहाँ चेंज हो रहा है 1। तो MRT अगर लगातार डिक्रीज करता जाएगा तो पीपीसी का जो शेप है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, और अगर कांस्टेंट होगा तो पीपीसी का शेप स्ट्रेट लाइन टू द ओरिजिन बनेगा। बट ऐसा जनरली होता नहीं है, होता ऐसा है क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लगातार बढ़ता जाता है और जिसकी वजह से पीपीसी का जो शेप है वो हमेशा कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। यहाँ पर हमने हमारे जो इम्पोर्टेंट 2 सवाल हैं जो कि बेसिकली थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताया था और फिर हम लोगों ने देखा कि पीपीसी का जो शेप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है और पीपीसी जो है वो ओरिजिन टू द कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है। दोनों का सवाल का जवाब बस एक एक लाइन में याद रखना, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि अगर आपको एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और अगर पूछ रहे हैं कि कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है तो इसका रीजन है कि पीपीसी का जो स्लोप है वो एमआरटी पे डिपेंड करता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर, और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगातार बढ़ता जाता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। यहाँ पे हमारा जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन वो हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारे अगले यूनिट पे मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करोगे। थैंक यू।